Good morning guys, a very good day to all of you, and now once again Saurav Kumar and coming up with computer fundamentals, that is information technology. Now I'll be teaching you information technology और इसमें जो है हम लोगों ने लास्ट क्लास में काफ़ी कुछ देखा है जो कि जिसमें कि क्या था, उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, किस तरीके से जो आपके डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो क्या क्या होते हैं, उसके डेफिनेशंस देखे, उसके कंप्यूटर्स के डेफिनेशन देखे और कंप्यूटर के साथ किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो हम लोगों ने सीखा। तो काफ़ी कुछ हम लोगों ने देखा है। नाउ हम लोगों के पास अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे बढ़ने की चीज़ें, रास्ते जो है अब खुलते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो अब हम लोग आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग ये देखेंगे जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर देखने में जैसा लगता है वो एक्चुअली है कैसा। मतलब कि हम लोगों ने ऊपर में सुपरफिशियली हम लोगों ने देखा कि कंप्यूटर किस तरीके का दिखता है, जिसका कि डायग्राम आप देख रहे होंगे। यहाँ पर मैंने आपका डायग्राम बनाया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि जो CPU है इसको हम लोग CPU कहते हैं, इसको हम लोग CPU कहते हैं, इसको हम लोग कीबोर्ड कहते हैं और इसको हम लोग माउस कहते हैं, और वहीं पर ये मॉनिटर है। तो ये आपका CPU है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है और मॉनिटर है, ये आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन CPU में हमने कुछ भी दर्शाया नहीं था। इसी CPU को, इसी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को फ्रंट पार्ट में, एक्चुअली फ्रंट पार्ट कैसा होता है और इसका बैक पार्ट कैसा होता है वो हम लोग आज देखेंगे। कैसे देखेंगे, यहाँ पर देखिए मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। ये जो डायग्राम है इस तरफ वाला वो आपका फ्रंट पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट है। फ्रंट पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट किसे कहते हैं, जो कि सामने से जो हमारा CPU दिखता है। मैंने आपको बताया था कि ये CPU, एक्चुअली CPU इसको कहते तो जरूर हैं लेकिन सिस्टम यूनिट है ये। और ये सिस्टम यूनिट के अंदर जो जितने कंपोनेंट्स लगे होते हैं वो सारे कंपोनेंट्स में आपको दिखेगा कि आखिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ होता है, जो कि हम लोग इंटरनल आर्किटेक्चर में फिर आगे पढ़ेंगे। तो एनीवेज, now I'll be talking about what do we understand by the front part of the system unit and what do we understand by the back part of the system unit। यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया हुआ है जो कि आपके फ्रंट पार्ट के लिए है और बैक पार्ट के लिए है। फ्रंट पार्ट में आप देखेंगे कि सबसे पहला जो आपके पास सामने नजर आता है वो है DVD ROM। ये DVD ROM है। ये DVD ROM क्या होता है, DVD ROM इट्स अ स्टोरेज डिवाइस। इसमें क्या होता है कि स्टोर भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। जनरली रीड करते हैं इसमें, कोई भी DVD जिसमें ऑलरेडी रिकॉर्डेड चीज़ें हैं उसको इसमें लगाई जाती हैं और उसके बाद इसमें हम लोग प्ले करते हैं DVD को, और इसको जो है डिस्प्ले विजुअल ड्राइवर भी कहते हैं। डिस्प्ले विजुअल ड्राइवर, ROM मतलब रीड ओनली मेमोरी। तो इसको जो है हम लोग DVD ROM कहते हैं, जिसमें कि ये मेमोरी के लिए यूज होता है। जो नेक्स्ट है वो है आपका, देखिए यहाँ पे एक खाली जगह है। जैसा DVD का जगह है वैसा ही आपका ये यहाँ पे खाली जगह लगा हुआ है। खाली जगह होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर DVD ROM जैसा कोई और डिवाइस भी लगा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका एक नहीं बल्कि 2 DVD ROM भी लगा सकते हैं। DVD ROM छोड़ दीजिए, कोई और एक्सटर्नल स्लॉट्स हो कुछ ऐसे, वो इसमें हम लोग लगा सकते हैं जो कि DVD जैसा हो। मान लिए सपोज कीजिए कि DVD ड्राइव हमारे पास लगा हुआ है, लेकिन आज के नए ज़माने के डेट में हमारे पास जो है अब क्या आ गया है, अब आ गया है ब्लू-रे डिस्क। तो क्या DVD को उखाड़ फेंकेंगे? नहीं, DVD भी कई बार जो है यूज होता है, ब्लू-रे डिस्क भी कई बार यूज होता है। तो यहाँ पे हम लोग ब्लू-रे डिस्क लगा सकते हैं, इसीलिए इसको फीचर एक्सपेंशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो है वो आप देखेंगे ये फ्लॉपी ड्राइव है। जो आपका पुराना ज़माना हुआ करता था, पुराने ज़माने में हम लोग, पुराना ज़माने इन द सेंस 10 साल 15 साल पहले जो है हमारे सिस्टम यूनिट में फ्लॉपी ड्राइव की जगह होती थी, जिसका कि जो स्टोरेज है वो काफ़ी कम होता था। 1.44 MB जो आपका फ्लॉपी डिस्क होता है उसकी जो मेमोरी होती है वो मात्र 1.44 MB होती है।
तो वो दैट इज अ वेरी स्मॉल स्टोरेज डिवाइस, लेकिन उस समय के लिए वो बहुत बड़ी स्टोरेज थी, तो वो ज़्यादा यूज़ हुआ करता था, काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ करता था, और फ्लॉपी में ही हम लोग चीज़ों को स्टोर करते थे। तो वो फ्लॉपी काफ़ी बार जो है हम लोग काफ़ी जगह में हम लोग देखते हैं कि काफ़ी फ्लॉपी जो है यूज़ हुआ करता था। उसमें मैग्नेटिक मटेरियल होते थे और मैग्नेटिक डिस्क होता था उसके अंदर, और वो जो है काफ़ी आपको इस तरीके का शेप का जो है रहता था, इस तरीके का शेप का रहता था, और आगे में ऐसा गोल जैसा होता था, है ना, इस तरीके का होता था। ये इस तरीके का फ्लॉपी ड्राइव हुआ करता था। ये क्या है? ये फ्लॉपी ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क है ना, फ्लॉपी डिस्क है ये। तो ये फ्लॉपी डिस्क इस तरीके का हुआ करता था, जिसको कि हम लोग इसमें डाल देते थे। ये जो फ्लॉपी ड्राइव है, इसको हम लोग इस डिस्क को लेते थे और इसमें डाल देते थे। तो ये क्या करता था कि ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है इसमें उसको रीड कर पाता था, इसमें हेड लगे होते हैं और वो उसको रीड कर पाता था। तो दैट यूज्ड टू बी अर्लियर। लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है पेन ड्राइव का कॉन्सेप्ट आया। तो जैसे जैसे पेन ड्राइव का कॉन्सेप्ट आ गया, जो आपके फ्लॉपी डिस्क हैं वो विलुप्त होते चले गए, वो खत्म होते चले गए, एंड नाउ नोबडी इज यूजिंग इट। क्यों? क्योंकि ये जो फ्लॉपी डिस्क होते थे ये महंगे पड़ते थे, क्योंकि 1.44 MB को स्टोर करने के लिए हम लोग कई बार जो है इसको इसमें स्टोर करते थे, और बहुत कम चीज़ें स्टोर हो पाती थी, और हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं स्टोर कर पाते थे, जबकि वहीं पे 2 GB का उस समय पेन ड्राइव आ गया था। तो 1.44 से जो 2 GB है वो मोर देन 15 टाइम्स आपका ज़्यादा, नॉट ओनली 15 टाइम्स, मतलब 1000 गुना ज़्यादा, या 1500 टाइम्स बोलें, 1500 टाइम्स जो है वो ज़्यादा जो है इसमें कैपेसिटी आती थी किसी भी पेन ड्राइव में। तो वो 2 GB 1 GB का पेन ड्राइव आया करता था उस वक्त। तो इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ अराउंड 10 years to 15 to 20 years बैक। तो उस समय इस तरीके की चीज़ें यूटिलाइज हुआ करती थी। लेकिन आज के डेट में अब पेन ड्राइव जो है वही आपको जो है धीरे धीरे बढ़ के 2 GB से 8 GB 10 GB, नाउ इट इज़ कमिंग ऑफ 512 GB। उसके बाद अब जो है वो काफ़ी एक्सपेंशन हो रहा है, 256 GB 1 TB का भी अब आने लगा है पेन ड्राइव। तो अब जो है काफ़ी स्टोरेज का जो काम है वो काफ़ी स्टोरेज पे काम चल रहा है, और आज के डेट में हम लोगों के पास फ्लॉपी डिस्क के लिए अब कोई जगह नहीं रह गई है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि अब यूज़ करने का कोई मतलब नहीं बनता, वो काफ़ी पहले ही जो है इसमें काम हो चुका है, और काफ़ी आगे हम लोग बढ़ चुके हैं टेक्नोलॉजी के साथ साथ। नाउ अब ये देखिएगा कि यहाँ पर उसके बाद जो आता है वो ऑन ऑफ बटन आता है। उसमें कभी देखिएगा कि ब्लू लाइट या फिर कुछ ऐसा ग्रीन रेड कुछ लाइट चलती रहती है, तो वहाँ पर जो है वो आपको ऑन ऑफ बटन, जिसको कि पावर बटन भी कहते हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और उसी के नीचे एक छोटा सा भी बटन होता है, जो एक छोटा सा बटन होता है, दैट इज कॉल्ड रीसेट बटन। वो रीसेट बटन क्या होता है कि आपको जो है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करवाता है। ये इसको रीस्टार्ट बटन भी कहते हैं, इसीलिए, है ना, इसको रीस्टार्ट बटन भी कहते हैं, जो कि कंप्यूटर को कई बार हैंग हो जाता है तो ऑन ऑफ बटन जो है काम करना बंद कर देता है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको रीस्टार्ट बटन के जरिए हम लोग उसको फोर्सेबली बंद कर देते हैं। तो दिस हैपन्स। उसके बाद आप जो फ्रंट पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट में, उसके फ्रंट पैनल में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें नीचे देखने को मिलेंगी, और ये चीज़ें कहीं पर भी हो सकती हैं। ये यहाँ पर भी हो सकता है, ये तीनों जो है आपको ऊपर भी हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं, लेकिन फ्रंट में ही रहेंगे। तो इसमें आपको दिखाया गया है कि USB 2 ड्राइव है, ये USB है यहाँ पे, और ये USB जो है यहाँ पे है, और USB के लिए जो है आपको 2 USB यहाँ पे लगे होते हैं, जो फ्रंट पैनल में ही लगे होते हैं। और फ्रंट पैनल में जो USB लगे होते हैं, आप लोग जो है उसको आप बार बार देखिएगा कि हमेशा जो है उसमें हम लोग पेन ड्राइव लगाते हैं, और कभी माउस भी लगाते हैं, कीबोर्ड भी लगा सकते हैं उस USB 2 के जरिए।
उसके साथ साथ 3 अलग इनपुट्स होते हैं, जो 3 अलग अलग छोटे छोटे जो है होल्स नजर आते हैं हमें, जो कि कलर के साथ आते हैं। कैसा कलर होता है? एक ग्रीन, दूसरा ब्लू और तीसरा रेड। तो जो रेड होता है वो हमारा इनपुट होता है माइक के लिए। जो माइक होता है उसके लिए हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं रेड बटन, और जो ब्लू बटन है उसमें लाइन इन होता है, और लाइन आउट जो होता है वो ग्रीन बटन के लिए होता है, जो कि मैंने यहाँ पे दर्शाया हुआ है। अब ये ग्रीन बटन करता क्या है? ग्रीन बटन क्या करता है कि इसके जरिए हम लोग क्या करते हैं कि स्पीकर या हेडफोन को उसमें लगाते हैं। स्पीकर या हेडफोन का मतलब ये है कि अगर मान लिया हमें कान में लगा करके सुनना है कुछ, तो आप देखिएगा कि जो हेडफोन्स आते हैं वो अब पहले उसमें 2 अलग अलग इनपुट्स होते थे, माइक के लिए अलग होते थे और जो आपके हेडफोन हैं उसके लिए अलग वायर हुआ करते थे, जिसका कि जैक अलग अलग होता था, दोनों जैक में उसको डाल दिया जाता था। नाउ अब क्या है? अब जो है इट इज कमिंग विथ ओनली वन। अब जो है सिंगल पीस के लिए आता है, उसी में दोनों चीजें रहती हैं, जो कि लाइन इन और लाइन आउट दोनों का काम करता है। लेकिन पहले वाले सिस्टम में ऐसा नहीं होता था, और अभी जो है आपको लाइन इन और लाइन आउट के लिए जो है अलग अलग ब्लू और ग्रीन चीजें दिखेंगी, जो कि आपका इनपुट होने के लिए होता है। एक तो लाइन इन होता है। अच्छा, ये जो लाइन इन है वो किसके लिए है? तो लाइन इन के जरिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लिया कि बाहर से हम लोग अगर कुछ इनपुट हो, जैसे कि मान लिया कि हमारे पास कुछ ऐसे डिवाइसेस हों जिसको कि हमें प्ले करना है। सपोज कीजिए हमारे पास एक मीडिया प्लेयर है और उसको मैं प्ले कर रहा हूं, तो उसको हम लोग लाइन इन के जरिए डालते हैं। तो लाइन इन के जरिए जो है उसको डालते हैं, और फिर वो जो है हमारा जो स्पीकर है उसके थ्रू आवाज निकलता था। तो ये लाइन इन यहाँ पर इसलिए प्रयोग होता था कि जो हमारे एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं उसको हम लोग लाइन इन करेंगे, और उसके बाद लाइन आउट जो स्पीकर है हमारा उसके थ्रू या फिर हेडफोन के थ्रू उसको हम लोग सुन सकते हैं। तो ये लाइन इन इसके लिए होता था, इसीलिए ये लाइन इन बहुत ज़्यादा यूज में नहीं था, इसलिए अब हटा दिया गया है, और लाइन इन और लाइन आउट दोनों अब एक ही उसके लिए स्लॉट दिया गया है, और उसमें अब एक ही रहते हैं। तो आई होप कि आप फ्रंट पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट को समझने में सक्षम रहे होंगे, और मैं समझता हूं कि बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, लेकिन हमें ये ज़रूर जानना चाहिए कि आपका जो सिस्टम होता है, जो सीपीयू होता है, वो फ्रंट से देखने में कैसा लगता है और उसकी लेबलिंग क्या होती है। जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन फ्रंट पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट। तो आप जो है फ्रंट पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट को किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, उसका डायग्राम बनाएंगे, और जितने भी आपने लेबलिंग करना है वो लेबलिंग करेंगे, और लेबलिंग डायग्राम विदाउट लेबलिंग इज नथिंग। तो अगर आपने डायग्राम बना दिया, लेबलिंग नहीं की, तो हमें यह समझ में आता है कि आपको वो चीज़ें पता नहीं है कि कौन कौन सी चीज़ें क्या है। तो इसलिए जो है आप उसको लेबल जरूर कीजिएगा, और जितनी भी चीज़ें लेबल की हुई है उसको आप 2-2 सेंटेंसेस में एक्सप्लेन जरूर कर दें, तो आपको जो है इसमें पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये आपका फ्रंट पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट है। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये है आपका बैक पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट। सीधा इस सीपीयू के पीछे अगर जाएंगे तो हमें ये आप पोर्शन दिखेगा बैक पार्ट, और आगे तो आपको मैंने बता ही दिया। तो ये जो है आपका बैक पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट है। बैक पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट में क्या क्या चीजें होती है? सबसे पहले आप दिखेगा कि यहाँ पर एक अलग सा स्लॉट दिया गया है। देखिएगा, मैंने एक अलग सा स्लॉट दिया है जिसको कि SMPS के नाम से जानते हैं, जिसको कि बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई इज द मेन यूनिट ऑफ सप्लाइंग पावर। अगर बाहर से जो भी हम लोग करंट सप्लाई अगर कहीं पे करते हैं तो वो करंट यहीं पे सप्लाई करते हैं, और SMPS का काम होता है कि इवेंचुअली
इवेंचुअली जो है पावर सप्लाई पूरे सिस्टम में हर जगह जितनी जिसकी ज़रूरत है वहाँ पे पावर उतनी उसको पहुँचाने का काम करता है। तो ये हमारे पास बड़ी ही अच्छी चीज़ है कि SMPS जो है वो क्या करता है कि उतना ही पावर जितनी जिसको ज़रूरत है उतना ही पावर उसको पहुँचाता है। जैसे कीबोर्ड में बहुत ही कम पावर चाहिए तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उसको 220 का वोल्ट दिया जाए, नहीं, उसके लिए कुछ ही वोल्ट 1 या 2 वोल्ट काफ़ी होते हैं या 3 वोल्ट काफ़ी होते हैं। तो 3 वोल्ट के जहाँ पे चाहिए वहाँ पे अगर 220 वोल्ट देंगे तो शायद वो उड़ जाएगा, कंपोनेंट ख़राब हो जाएगा। तो वो खराब ना हो इसके लिए हम लोग स्विच मोड पावर सप्लाई SMPS, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है SMPS का प्रयोग करते हैं और उस SMPS के जरिए हम लोग जो है बाकी सारे पूरे सिस्टम में कहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिसिटी जानी चाहिए वो ये डिसाइड करता है और इसी के जरिए सब जगह इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो ये आपका SMPS है। SMPS में सबसे पहला जो देखने को मिलेगा वो है पावर इन, जहां पर से कि आपका इलेक्ट्रिसिटी की जो पावर है वो वहां पे हम लोग पुट इन करते हैं, मतलब उसमें लगाते हैं, राइट। अब यहाँ पे है ये पावर आउट। अब ये पावर आउट इसलिए इसमें होता है क्योंकि आप देखिएगा कि जो मॉनिटर होते हैं, जो मॉनिटर है इसमें 2 वायर्स लगते हैं। एक तो आपका CPU के जरिए जो जाता है वो आपका CPU में जाता है जो कि VGA स्लॉट के साथ लगता है और यहाँ पे 2 लगाए जाते हैं, एक और लगता है जो कि पावर सप्लाई होता है। इस मॉनिटर को पावर सा चाहिए होता है क्योंकि मॉनिटर टेक्स पावर, मॉनिटर को सबसे ज़्यादा पावर चाहिए होता है, इसीलिए यहाँ पर से डायरेक्टली जो है SMPS उसको पावर प्रोवाइड कराता है। इसलिए आपका यहाँ पे पावर आउट एक ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर एक स्विच भी होता है जिसको कि ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, इसीलिए मैंने वहाँ पे आपको लिख भी दिया है कि दिस इज द स्विच। ये आपका फैन है। फैन क्यों दिया रहता है? SMPS जो है स्विच मोड पावर सप्लाई काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी को होल्ड करता है तो काफ़ी इसके कंपोनेंट्स गर्म भी हो जाते हैं, तो जिसको ठंडा रखने के लिए यहाँ पे फैन का प्रयोग होता है जो कि आपके SMPS से हमेशा गर्म हवाओं को बाहर की ओर फेंक देते हैं और इसको ठंडा रखने में मदद करते हैं। तो SMPS का बहुत बड़ा काम है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो मैं जो जो चीज़ें बोल रहा हूँ उसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप लोग इसको एक एक 2 लाइन में डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नीचे की ओर आइएगा तो देखिएगा एक और फैन लगा होता है। ये फैन क्यों होता है? ये फैन भी जो है पूरे सिस्टम यूनिट को ठंडा रखने के लिए होता है और मेनली जो आपका प्रोसेसर लगा होता है उसके लिए ये फैन काफ़ी ज़रूरतमंद होता है। क्यों? क्योंकि वो जो फैन होता है ये फैन से बाहर की ओर से हवा खींच करके अंदर किया जाता है ताकि जो आपका बाहर की जो ठंडी हवा है वो अंदर जाए। एक और फैन लगी होती है जो कि बाहर फेंकने का काम करता है और वो जो है कई बार आपको दिखेगी लगी हुई, कई बार नहीं भी दिखी होगी क्योंकि यहाँ पर जो आपका स्विच मोड पावर सप्लाई का जो फैन है वो भी उस चीज़ के लिए काम में आ जाता है, गर्म हवाओं को बाहर फेंकने के लिए। तो यहाँ पर जो है 2 फैन भी लग सकते हैं लेकिन यहाँ पर हमने एक ही लगाया है। कई बार जो है आपको 2 फैन भी लगा हुआ देखने को मिल जाएगा। तो दिस इज द फैन टू कीप द सिस्टम यूनिट कूल और मेनली प्रोसेसर को कूल करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है क्या? ये देखिएगा इथरनेट केबल जो है इसमें फिट होता है जिसके थ्रू इंटरनेट वगैरह लगाते हैं। तो ये इथरनेट केबल है और ये लैन के लिए इस्तेमाल होता है, लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए। दूसरा है VGA स्लॉट जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि मॉनिटर में 2 तरह के वायर लगते हैं, एक तो पावर सप्लाई और दूसरा VGA। यही VGA केबल है जो कि आपका मॉनिटर में लगता है। ये एक लंबा सा बड़ा सा देखिएगा जो स्लॉट है वो प्रिंटर स्लॉट कहलाता है, जो प्रिंटर के लिए पहले के ज़माने में प्रिंटर ऐसे प्रिंटर यूज़ हुआ करते थे, आज भी यूज़ होते हैं कई जगह पे। जहाँ पर आप देखिएगा कि जो रिजर्वेशन काउंटर होता है रेलवेज़ का, उसका प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, वो डॉट 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 करके प्रिंट करता है, उसका जो केबल है वो इसमें लग जाता है। तो वो बहुत ही आज भी हम लोग यूज़ करते हैं वैसे प्रिंटर को। तो इसके लिए यहाँ पे अलग से जैक दिया हुआ रहता है, प्रिंटर स्लॉट बोलते हैं उसको।
नेक्स्ट एक डिस्प्ले ऑप्शन स्लॉट है, एक और ऑप्शन स्लॉट दिया हुआ होता है जिससे कि हम लोग प्रोजेक्टर वगैरह को वहां पे चला सकते हैं। तो ये डिस्प्ले ऑप्शन स्लॉट किसके लिए होता है? प्रोजेक्टर जैसी चीज़ों के लिए होता है, जिसमें कि हम लोग ये देख पाते हैं कि आपका जो प्रोजेक्टर है वो लग जाए और साथ ही साथ VGA स्लॉट दोनों एक ही साथ काम कर पाएँ। तो ये भी चीज़ें होती है। नेक्स्ट है आपका USB, जो USB आपको दिख रहा है वो USB 2.0 इसको कहते हैं USB, और ये USB यहाँ पे लगा होता है। और USB जो है इसमें आप देखिएगा कि बैक में भी जो है हम लोग पेन ड्राइव या फिर माउस कीबोर्ड इसमें भी लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों को ये पता नहीं है होगा शायद कि जो कीबोर्ड और माउस होते हैं उसके लिए PS2 भी होते हैं। तो PS2 जो है यहाँ पे आप देखिएगा कि ये PS2 है, ये PS2 स्लॉट्स हैं। और ये स्लॉट्स जो है क्या करते हैं, ये PS2 स्लॉट्स अलग होते हैं माउस और कीबोर्ड के लिए, जो कि नीचे मैंने दर्शाया है। उसके ऊपर में देखिएगा ये लंबा वाला जो है HDMI केबल है, HDMI केबल लगाया जाता है। अब आज के डेट में जो है जितने भी कंप्यूटर हैं उसमें HDMI केबल लगते हैं और उसके ज़रिए हम लोग काफ़ी कुछ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से HDMI जो है अब काम करता है। उसमें बड़े प्रोजेक्टर्स या बड़े स्क्रीन पर अगर हमें कुछ लेना है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है HDMI का। तो वो सारी चीज़ें हैं इसमें। दूसरी चीज़ है कि यही तीन चीज़ जो आगे फ्रंट पैनल में मैंने बताया था, माइक, लाइन इन और लाइन आउट, वो यहाँ पर भी है, माइक, लाइन इन और लाइन आउट। तो यही चीज़ें यहाँ पर भी दिखाई गई है, जिसको कि हम लोग रेड, ब्लू और ग्रीन के जरिए देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। अगर मान लिया कुछ एक्सटर्नल स्लॉट्स हमें लगाने हैं, एक्सटर्नल कुछ लगाना है, तो उसके लिए हमारे पास PCI स्लॉट ऑप्शन है, PCI ऑप्शन स्लॉट, जिसमें कि यहाँ पे हम लोग टीवी ट्यूनर कार्ड या फिर कोई ग्राफिक्स कार्ड, एक्स्ट्रा ग्राफिक्स कार्ड लगाने हैं तो वो हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके लिए अलग स्पेस दिया होता है जिसको कि बोलता है हम लोग जो है वो उसको बोलते हैं PCI ऑप्शन स्लॉट। तो PCI ऑप्शन स्लॉट के जरिए हम लोग कुछ एक्सटर्नल डिवाइसेस भी लगा सकते हैं। तो गाइज आप लोगों को मैंने पूरा चीज एक्सप्लेन कर दिया है कि फ्रंट पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट क्या होता है, बैक पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट क्या होता है। आप लोग इसका डायग्राम जो है बना लीजिएगा, आपके कॉपी में ये बना लीजिएगा। काफी बार पूछा जाता है और जितनी भी चीजों को मैंने एक्सप्लेन किया है, जितनी भी लेबलिंग है जिसको कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, उसको दो दो लाइन में जरूर लिख लेंगे आप लोग। और वही नहीं, इसका जो है डायग्राम अगर आप खोजेंगे तो आप गूगल पे सर्च भी करेंगे, फ्रंट पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट, बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट, या फ्रंट एंड बैक पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट, ऐसे करके अगर आप खोजेंगे तो आपको इसमें मिल भी जाएगा कि उसका डायग्राम्स कैसा है होता है, क्या क्या से कौन कौन से चीज़ों को इस्तेमाल उसमें किए जाते हैं। तो ये आपको डायग्राम वहाँ भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल होगा। और एंड आई थिंक कि आप लोग जो है इसको कहीं भी अगर मान लिया देखना चाहें तो आप इसको कहीं भी देख सकते हैं। वीडियोस जो है आपके पास हमेशा रहेंगे। तो इसको जो है आप लोग कभी भी इसको देखिए और हमेशा याद रखिएगा कि बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों कई बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन में दोनों चीज़ें होंगी। हो सकता है कि एक्सप्लेन बैक पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट भी पूछा जाए, हो सकता है कि कई बार आपसे ये पूछा जाए कि फ्रंट पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट को एक्सप्लेन कीजिए, नहीं तो दोनों को एक्सप्लेन कीजिए। तो दोनों का डायग्राम बना के और दोनों के जितने भी लेबलिंग वाली चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो guys, I hope that I am able to explain you this question. This question generally comes in computer fundamentals and information technology. तो ये आपके लिए काफ़ी important चीज़ मुझे लगी, तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो I hope guys कि आप लोग इसको पढ़ेंगे और अगर कुछ दिक्कत होती है मेरा फ़ोन नंबर आपके पास दिया हुआ है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। किसी भी परेशानी को, कोई भी चीज़ को आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। इसलिए मैं हर एक वीडियो में आपको मैं अपने फ़ोन नंबर भी देता हूं ताकि आप लोगों को कहीं से किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। तो थैंक यू गाइस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप and you I hope you are having a good day, and I hope that you will be studying well. Thank you. Thanks a lot.